नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान का इशू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे अपोजिशंस के बहुत ही बड़े बड़े जलसे नज़र आ रहे हैं। पीटीआई के जलसा का कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है बड़ा अवामी लेवल पर, लेकिन अपोजिशन में पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का जलसा है या मरियम नवाज साहिबा का जलसा है, बहुत बड़े बड़े अवामी जलसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म का ये दावा है कि पीटीआई वहाँ क्लीन स्वीप करेगी। लफ्ज़ है क्लीन स्वीप करेगी। तो इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी किस तरह ये चीज़ें होंगी जब ये अवामी लेवल पर दूसरी जगह ताकत नज़र आ रही है। और कराची में जो आईजी केस हुआ, आईजी के किडनैपिंग का केस था, उस सिलसिले में 2 रिपोर्ट्स आई थी। सिंध हुकूमत के हवाले से रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आर्मी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के लिहाज से तो वो जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, करवाई गई थी प्रेशर से, बकौल पीटीआई के वज़ीरों ने, गवर्नर ने और आपके अहदेदारों ने बहुत प्रेशर डाला था कि ये एफआईआर लॉन्च की जाए। और जब सिंध हुकूमत की इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये झूठी रिपोर्ट है। तो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके ख़िलाफ़, जिन वज़ीरों ने सिंध हुकूमत के ख़ात्मे तक की धमकी दी थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसमें गवर्नर भी हैं, वज़ीर भी हैं, अहदेदार भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कि जी आर्मी इंक्वायरी कमेटी ने तो अपना फ़ैसला दिया और उसमें अपने ज़िम्मेदारों को जो है वो एलोकेट किया और फिर सज़ा भी दे दी और बाकी सज़ा जीएचक्यू से मिलेगी। तो एक सवाल यहाँ भी उठ रहा है कि भाई आर्मी इंक्वायरी ने तो अपने लोगों को सज़ा दे दी, क्या पुलिस में जो बगावत हुई थी वो सिंध हुकूमत उन पुलिस ऑफिसर्स को सज़ा देगी? ये एक सिलसिला है, इस पर भी बात करेंगे। और एक थोड़ा सा हम इसको भी टच करेंगे कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पीडीएम की तरफ से कहा गया है कि ये हुकूमत जो है दिसंबर जनवरी नहीं देख सकेगी। तो हालांकि 2018 की ये इलेक्टेड हुकूमत है, अभी 2 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है। तो क्या वजूहत है कि इस हुकूमत को 5 साल नहीं दिया जा रहा है कि ये अपने 5 साल पूरे करे? इस इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 अहम गेस्ट हैं और दोनों का तारुफ मैं कराता हूँ। मेरे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ दूसरी जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर सहर कामरान साहबा, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले, और बात जो शुरू करता हूँ वो जो कराची में आईजी किडनैपिंग केस हुआ उसके ऊपर 2 रिपोर्ट आ गई है। एक तो सिंध हुकूमत ने दी है और एक आर्मी इंक्वायरी कमेटी ने दे दी है। अच्छा, पीटीआई का यहाँ पे 2 स्टांस है। मैं चाहता हूँ कि उनके वज़ीर इत्तलात ने 2 स्टांस दिया है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहती हैं? एक तो उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी में जो आर्मी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनका तो आर्मी इंक्वायरी कमेटी ने फैसला कर दिया, उनको सज़ा भी दे दी और मज़ीद सज़ा दी जाएगी। लेकिन सिंध हुकूमत से वो सवाल कर रहे हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बगावत की है उसके खिलाफ सिंध हुकूमत क्या कर रही है। दूसरा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या वाकई सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? शुक्रिया डॉक्टर दानिश, बहुत अहम सवाल और आज के दिन का ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि इंक्वायरी तो हो गई, रिपोर्ट अभी पब्लिक होना बाकी है। रिपोर्ट पब्लिक होगी तो बहुत से नाम सामने आएंगे। यानी गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मैंने ऑर्डर दिया, यानी मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि गवर्नर साहब के पास वो कौन सी अथॉरिटी है और वो कौन से कानून के तहत आईएसआई के सेक्टर कमांडर को ऑर्डर दे सकते हैं। गवर्नर साहब जो है वो वफाक के नुमाइंदे हैं। अगर बात वफाक की होगी तो फिर इसके ताने बाने जाएंगे वजीर आजम तक। तो अगर इस साजिश के अंदर मैं समझती हूँ कि अब शामिल तफ्तीश
गवर्नर को भी करना पड़ेगा, वजीर आजम को भी करना पड़ेगा, और उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने इंसाइट किया, इश्तियाल दिलाया, रेंजर्स के जज्बात भड़काए, ISI के सेक्टर कमांडर के जज्बात भड़काए कि वो ऑटो मोड पे चले गए और उन्होंने अपने इदारे के नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ जाके जो है IG पुलिस को अगवा कर लिया। अब IG पुलिस ने क्या किया, यानी आप एक इदारे के सरबरा को अगवा कर लेते हैं। आप कैसे ये सोचते हैं कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप दूसरे इदारे के सरबरा को अगवा करके ले जाते हैं और उससे अपनी मर्जी के ऑर्डर कराते हैं? ये सोच कहाँ से आई? तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सवालात हैं, ये सोच कहाँ से आई इसको भी सोचना होगा, और इस सोच आने के बाद क्या इकदाम लिए जाने चाहिए ये भी सोचना होगा कि क्या ये सोच सिर्फ उन 4 अफसरान में थी जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, या ये सोच इससे ज़्यादा भी पाई जाती है? क्या एक नए रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत है कि रेड लाइन क्रॉस ना हो? क्या ये दोबारा पढ़ाना और ये दोबारा सिखाने की ज़रूरत है? और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? हलीम आदिल शेख, उनके वो भांजे भतीजे, वो कहाँ है? जो और वो शख्स जो क्रिमिनल जो थाने में आया था, खिलाफ ज़ाब्ता तो बात आपने की, खिलाफ कानून तो आपने बात की कि आपने कानून को फॉलो नहीं किया। आपने पुलिस के ऊपर पहले जोर ज़बरदस्ती और धौंस करके एक FIR कटवाने की कोशिश की। जब आपको रास्ता बताया कि तरीक़ेकार ये नहीं है, तो फिर ये एपिसोड हो गया। मैं ये समझती हूँ कि हम क्या बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? क्या ये समझते हैं कि किस किस्म की साजिशी जहन की ये साजिशें हैं और ये कहाँ तक जाएंगी? यानी इट्स वेरी अलार्मिंग। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, एक सवाल उठता है, चले उन्होंने तो ये उठाया है कि जी आप अपने पुलिस अफसर जो बगावत जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आपका यहाँ पे कहना है कि जो लोग जिन्होंने प्रेशर डाला, चाहे गवर्नर ने स्टेटमेंट दी, वजीर साहब ने कहा कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे सिंध हुकूमत की, ये चीफ मिनिस्टर साहब जी, तो अब हमारा ये सवाल है कि जिन लोगों ने झूठी FIR जो है लॉन्च की और जिन लोगों ने प्रेशर डाला और ये FIR को जो है वो लॉन्च करने में प्रेशर डाला और धमकियां दी गई, क्या सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, मैं कहती हूँ कि ये नाम पब्लिक होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए है, शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए है, गवर्नर को भी करना चाहिए, अली जैदी को भी करना चाहिए, हलीम आदिल शेख को भी करना चाहिए, और वजीर आजम को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। क्योंकि ये जो इंक्वायरी हुई है, जब इसकी रिपोर्ट आएगी, जब इसमें जो सिविलियन नाम्स भी सामने आएंगे, वो लोग जिनके कहने के ऊपर गवर्नर साहब तो कहते हैं मैंने ऑर्डर दिया, तो ये भी बताया ना कि किस कानून के तहत। क्या अब ISI गवर्नर के ऑर्डर को फॉलो करती है कि वफाक के नुमाइंदे, या फिर ये वजीर आजम के पीछे छुप के इन्होंने किया है? अगर वजीर आजम इसके पीछे शामिल है, जो इसको पूरी एपिसोड को कॉमेडी करार दे रहे थे, तो जो कॉमेडी थी वजीर आजम की, उस कॉमेडी के ऊपर एक इंक्वायरी हो गई, उनकी कॉमेडी के ऊपर अफसरान जो है वो अपने ओहदों से बरतरफ हो गए, उस कॉमेडी के ऊपर एक रिपोर्ट सामने आ गई। तो ये बताएं कि कॉमेडी हो क्या रही है? एक कॉमेडी एपिसोड जो है, इसके भी नताइज बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, उसको जरा उसकी वजाहत कर दीजिए कि अभी आज ही, क्योंकि इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आर्मी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको तो टोटल रिजेक्ट कर दिया, और बिलावल भुट्टो ने उसको खुशाइन कहा है। इस स्टेटमेंट के ऊपर, 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट के ऊपर हुकूमत ये कहती है PTI के कि देखें जनाब, ये PDM के अंदर बहुत बड़ा दृढ़ाड़ है, दोनों की सोचों में बहुत बड़ा फर्क है, PDM तकरीबन टूट चुकी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बात यह है कि ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, मेरा ख्याल है कि इनको ये देखना पड़ेगा। इस इंक्वायरी ने एक और चीज वाज़ेह कर दी है कि वो जो एक पेज ये कहते थे, वो पेज एक नहीं रहा। तो इंक्वायरी के नाम सामने आएंगे तो और वाज़ेह हो जाएगा कि पेज कहीं फट चुका है। तो ये अपनी जो है, मेरा ख्याल है कि अपनी तरफ तवज्जो दे। PDM के इख्तलाफात कहीं नहीं है, PDM बिल्कुल इकट्ठी है। जो सिंध हुकूमत की इंक्वायरी की रिक्वेस्ट थी, वो थी इंतजामी बुनियाद के ऊपर कि सिंध हुकूमत के प्रेमिसेस के अंदर सिंध पुलिस के सरबराह को अगवा किया गया। उसके ऊपर जब हमारे सामने हकाइक सामने आए
कि भाई ये ऐसे अगवा हुए हैं, तो उसके ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपील की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, क्योंकि उनके इल्म में हकाइक आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो को फोन किया, उन्होंने आईजी पुलिस को भी फोन किया। इसका मतलब है ये एपिसोड कॉमेडी सिर्फ वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी के लिए थी, ये बाकी पाकिस्तान के लिए कॉमेडी नहीं थी, ये बहुत सीरियस चीज थी। ठीक है, और इसको सीरियस ही लेना होगा। ठीक है, मैं इसको कि रेड लाइन कहाँ क्रॉस होती है ये देखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से भी इसका कमेंट लेता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मैंने सेनेटर सहर कामरान साहिबा से सवाल पूछा था आईजी की किडनैपिंग के हवाले से कि पीटीआई का मुतालबा दो है। एक तो उन्होंने मुतालबा किया है कि जो पुलिस अफसर ने बगावत की उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब उन्होंने दिया। दूसरा, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जी ये झूठी रिपोर्ट थी और आईएसआई के जो कमांडर थे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ के गवर्नर के। मैंने ऑर्डर दिया, उन्होंने सवाल उठाया है कि किस कानून के तहत गवर्नर जो है वो सेक्टर कमांडर को जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने अली जैदी साहब और पीटीआई के वो अहदेदार जिन्होंने प्रेशर करके ये एफआईआर कटवाई थी और सिंध हुकूमत के खात्मे की धमकी दी थी, उस पर उन्होंने मुतालबा किया है कि इन समेत वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ये तो उनका एक मुतालबा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा एक जो सवाल है छोटा सा, वो मैं उनके आपके सामने वो भी रख देता हूँ कि इस कराची आईजी के हवाले से जो केस आपके इंक्वायरी हुई है, खास तौर पे आर्मी इंक्वायरी, उसमें तो उन्होंने अपने लोगों को जो मुलव्विस पाए गए उनको सजा दे दी, बाकी जीएचक्यू में दी जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में 3 स्टेटमेंट है जो आपके सामने रखता हूं। वजीर आजम का स्टेटमेंट है कि ये सब कॉमेडी थी, सारी कॉमेडी थी, जो कि अब 2 रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने मान लिया। एक तो ये, दूसरा बिलावल ने आर्मी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसको खुशाइन कहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये एस्केप गोटिंग जूनियर्स हैं एंड शील्डिंग द रियल कल्प्रिट्स, तो ये रिजेक्टेड उन्होंने सारा कर दिया। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं माजरत खा हूँ, मैं लेट ज्वाइन किया है और मैं अपनी बहन सहर कामरान की पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सकी। बोलें बोलें। कैन यू हेयर मी? जी बोलें बोलें। अच्छा, हेलो जी बोलें बोलें। आवाज आ रही है? जी बोलें, आप बोलें, पूरी दुनिया सुन रही है आपको, बोलें। जी डॉक्टर साहब, बेसिकली जो आपने इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से बात की है, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद एक बात यहाँ हो गई कि मिलिट्री एक मुनज़्ज़म इदारा है और वहाँ खुद तसाबी का अमल मौजूद है, और वहाँ पे जो भी शख्स अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है और उस सेट SOPs को वायलेट करता है, तो कोई भी हो उसे कानून और आइन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने की बजाय कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमिटमेंट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, उन्होंने अपने ही इदारे के अंदर उन अफसरान को इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में GHQ में तलब कर लिया। लेकिन बिलावल साहब ने उसकी अप्रिसिएशन भी की है, और मियाँ साहब का जो बयानिया है रिजेक्टेड का, ये इंडिकेट करता है कि मियाँ साहब ज़ाती इंतकाम पे उतरे हुए हैं। मियाँ साहब का टारगेट और फोकस इदारा और इदारे के अंदर बैठे सरबराहान है। तो जब आपका फोकस महवर ज़ाती इंतकाम बन जाए, तो फिर वहाँ पे अवामी मफाद और मुल्की मफाद, जमहूरी रवैये और जमहूरी मफाद, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम पुलिस है, और उस सिंध पुलिस के जो IG साहब हैं, उनके हवाले से कंसर्न्स हैं कि जिन अफराद ने मज़ार कायद की बेहुरमती की और उस बेहुरमती के मुर्तकिब पाए गए, उनके हवाले से उस इदारे ने, IG पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और अब तक की उस कार्रवाई में उन अफराद को कहाँ किसी इंक्वायरी के अंदर आपने कल्प्रेट डिक्लेयर किया। तो ये 2 मुख्तलिफ अदारों का एक ही वक्त में कंडक्ट है।
एक इदारा अपना खुद तसाबी अमल करके अपने ज़िम्मेदारों को उनकी गलतियों का इतराफ़ करते हुए उनके लिए एक प्रोसेस इनिशिएट करता है, तो दूसरा इदारा जो है वो तनकीद करते हुए अपना जो उसका काम है वो नहीं करता और वो दूसरे इदारों पे उंगलियां उठाता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मसला ये रहा कि हमारे इदारे कमज़ोर रहे और वो शख्सियात के मरूने मिन्नत रहे और इदारे शख्सियात के ताबे रहे। यही वो सोच है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि हमने इदारों को शख्सियात के ताबे नहीं रहने देना, हमने इदारे मजबूत करने हैं और शख्सियात को उन इदारों के ताबे लाना है। तो ये एक मुसलसल अमल है, एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल और एफर्ट है और इंशाल्लाह इदारे मजबूत होंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल तो मैं यहाँ एक सवाल जो मैंने उठाया था उसकी भी वजाहत कर दें कि एक ऐसा एक्ट जिसकी सिंध हुकूमत ने भी इस्टेब्लिश कर दिया, आर्मी इंक्वायरी कमेटी ने भी इस्टेब्लिश कर दिया, उसे मुल्क के वजीर आजम, ये सवाल उठ रहा है जो मैं आपके सामने, ये मेरा सवाल नहीं है, अभी इन्होंने सहर कामरान ने भी ये सवाल उठाया कि मुल्क का वजीर आजम उसे कहता है कि ये कॉमेडी है, क्या कहेंगी? देखिए, ये वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट नहीं है, इस इंक्वायरी रिपोर्ट पे उन्होंने ऐसे कोई अल्फाज नहीं किए। ये उस वक्त जब ये चल रहा था एक बिलावल भुट्टो साहब का और सिंध पुलिस का एक आपस में खींचातानी और तनाव, तो हो सकता है उस वक्त कोई ऐसे अल्फाज उनकी तरफ से अदा किए हों जो मेरे नोटिस में नहीं है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म के तर्जमान ही को उनकी बेहतर तर्जमानी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल और भी बता दीजिए ताकि मैं आगे जाऊं, वो ये है कि सेक्टर कमांडर को गवर्नर कैसे ऑर्डर कर सकता है? ये अभी सहर कामरान साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी है कि गवर्नर ने ऑर्डर दिया, ये कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता ना, ये आर्मी एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है और जिस डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के तहत जो है वो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, जज़ा, सज़ा एक प्रोसेस से होती है, ख्वाहिशात पे नहीं होती और उसके साथ जुड़े मुहरकात होते हैं, सबूत होते हैं और फिर जाके किसी को जज़ा और सज़ा का तयन किया जाता है। गवर्नर साहब की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है, क्योंकि जो उनके दायरा इख्तियार में चीज़ नहीं है वो उनके हुक्म के ताबे नहीं हो सकता, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताबे इदारा है और हाँ उनकी राय हो सकती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन हो सकती हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं हो सकते। अच्छा चले, मैं आप जो है ना ये ज़रा सहर कामरान साहिबा की तरफ जाता हूँ, उस पर वो कोई कमेंट्स करना चाहें तो करें, क्योंकि थोड़ा सा आप लेट आई थी इसलिए मैंने ये चीज़ें जो उन्होंने बोली थी सामने रख दी। अब मैं आता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, मैं आप ही से बात कर लेता हूँ पहले और फिर मैं सहर कामरान की तरफ आता हूँ। आप माशाल्लाह इंफॉर्मेशन की इस वक्त मामले खुसूसी भी हैं, हम आपसे ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल बताइए कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन बहुत ही अहम है, जो मौजूदा 2000 इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया जाता है इलेक्टेड सिलेक्टेड का और रिगिंग का और बहुत कुछ का। तो अभी जो बज़ाहिर देखने में आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि अपोजिशन के जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। मरियम नवाज का जलसा है, अवामी समुंदर है, बिलावल भुट्टो का जलसा है, अवामी समुंदर है, पीटीआई का जलसा नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरा नहीं कहना है, ये और बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे, उसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगी आप? डॉक्टर साहब, मुझे हैरानगी हुई है आपकी ये बात सुन के कि बाकी दो जमातों के समंदर हैं अवाम के जलसों में और पीटीआई के जलसों में लोग नहीं हैं। ये एक हैरान कुन मेरे लिए इंकशाफ है, क्योंकि जो गैलप का सर्वे अभी कल ही आया है उसमें वो आज़ादाना सर्वे है, जो हुकूमती सर्वे नहीं है। उन्होंने जो गैलप के ज़रिए लोगों की राय ली है और उस इलेक्शन के इंडिकेटर्स सर्वे में पब्लिक किए हैं, उसके मुताबिक तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ इलेक्शन जीत रही है और मेन लीडिंग पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई है। उसकी वजह सिर्फ ये है डॉक्टर साहब के ये दोनों सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ये एक एक बारी वहाँ पे लगा चुकी हैं और ये 5-5 साल हुकूमत कर चुकी हैं। इनकी परफॉर्मेंस से अवाम खुश नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। दूसरा, मेरी नज़र में चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है, जो उन्होंने एक मुतनाज़ा बनाने के इदारों को कोशिश की है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, बेशुमार लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, तो उन लोगों के सामने कौमी सलामती और पाकिस्तान के कौमी मफाद पे अगर कोई हमला करता है तो वो किसी सूरत भी लोग उसको पजीरा ही नहीं देते। तो अगर इस वक्त नून लीग का या अपोजिशन का बयानिया वहाँ कबूल नहीं किया जा रहा, तो इसके पीछे ये भी एक फैक्टर है। उनकी हुकूमत की कोताहियाँ और गलतियाँ तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए से भी लोग तंग हैं और ला तलकी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और का जवाब फिर मैं जाता हूँ सहर कामरान की तरफ, और एक वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर बहुत सख्त बयानात आ रहे हैं, ख़ासतौर पर PTI के वज़ीरों की तरफ से और ख़वातीन के हवाले से। इस वक्त मेरे पास एक वो आपके वो मोहतरमा मरियम नवाज का कोट भी है, लेकिन ये एक जनरली बातें आ रही हैं कि वहाँ के वज़ीर ख़वातीन को डिसग्रेस कर रहे हैं वहाँ पे तकरीर में। क्या कहेंगे उसके ऊपर? डॉक्टर साहब देखें ये रवायत बन गई है, जो ख़वातीन है सियासत में पाकिस्तान की, उनको टारगेट करना एक वतीरा बना हुआ है, और ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर ये हर जमात में होता है। ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या कहा, वो अल्फाज आपको याद होंगे। तलाल चौधरी ने किस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू की, वो भी आपको नहीं भूली गई होगी। और इसी तरह गंडापुर साहब ने मरियम के हवाले से जो बात की है, ये सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि एक माइंड सेट है, एक पॉपुलर सेगमेंट है जो ख़वातीन के हवाले से होने वाली गुफ्तगू में पजीराई लेता है, तो ये इस तरह की गुफ्तगू से ग्रेस करना चाहिए। लेकिन चूँकि मरियम का एक अपना वहाँ पे बयानिया गाली गलोच का चल रहा है, तो फिर उस गाली गलोच के मुकाबले में आपको फूलों के हार तो किसी ने नहीं पहनाने ना। तो जब आप किसी PTI की क़यादत पे उंगलियां उठाते हैं, उनके लिए बदकलामी करते हैं, बदज़बानी करते हैं, तो फिर वहाँ की क़यादत जो है वो रिएक्शन में इस किस्म के बयानात देती है, तो जिससे इज्तनाब करना चाहिए और सबको अपनी अपनी जगह ख़वातीन के एहतराम को इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके एक नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद सेनेटर साहिबा की तरफ आता हूं सवाल लेकर। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर सहर कामरान साहबा, आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात सुनी, जो उन्होंने IG के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा है, और कोई सर्वे है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है, उसके ऊपर हम पूछना चाहते हैं। हालांकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये मेरी राय नहीं है, फुटेजेस हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वाकई आपकी जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं, जिसको डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहीं मान रही हैं, वो उस सर्वे की रिपोर्ट को जिसके तहत PTI क्लीन स्वीप कर रही है, और वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर और मरियम साहिबा, इस बात की भी बात आ रही है कि वो ये इजहार भी कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हम जीत चुके हैं अवामी तौर पर, लेकिन 15 तारीख को चुराया जाएगा। क्या कहेंगी आप?
डॉक्टर साहब, आपको पता है मैंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी, तो अब आप जरा मुझे बात करने का मौका दीजिएगा। जरूर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि फिरदौस साहिबा ने इंडोर्स कर दिया, फिरदौस साहिबा ने इंडोर्स कर दिया कि ये कॉमेडी नहीं थी। अगर ये कॉमेडी होती तो शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्शन ना लेते, इंक्वायरी ना होती। अगर कॉमेडी होती तो कोई अफसर जो है वो बरतरफ ना होता, तो कॉमेडी नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि इनके इल्म में नहीं है, तर्जुमान रहे, चले अगर नहीं है फेडरल हुकूमत की, आजकल तो बुजदार हुकूमत की तर्जुमान है, आप चला देते वो क्लिप जो साबिर शाकिर के साथ वजीर आजम का हर तरफ घूम रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कॉमेडी है। तो मैं समझती हूँ कि पहली बात यह है कि इस तरह की बात करने वाला शख्स जो आमतौर पर नकलें भी उतारता है, उसको जो है वो वजीर आजम के मनसब पे बैठना कुछ मैं नहीं समझती के काबिल लगता है मुझे। मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम की तहजीक है कि आप ये देखें कि एक तरफ एक इदारे को अंडरमाइन किया गया, आप बजाय कि उसकी सीरियसनेस को समझते आपने उसको मजाक में उड़ाने की कोशिश की। दूसरी बात, गद्दार गद्दार गद्दार। एक और क्लिप जो है वो फिरदौस साहिबा का भी बहुत आजकल मशहूर चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत जो है वायरल है, जिसमें ये कह रही है कि गद्दारी का चूरन ज्यादा बिकता है। यकीनन इनका चूरन ज्यादा बिकता होगा, मगर मैं ये कहती हूँ कि उसकी इम्प्लीकेशंस को भी सामने रखें कि ये चूरन की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। इनको पता है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि सवाई ट्विटर और फेसबुक के हकाइक जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं ग्राउंड पे। ये जानती है पल्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, ये खुद भी गई थी 2010 की कंपेन में, मेहदी शाह की कंपेन में। ये जानती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का वोट किसके साथ है, ये जानती हैं कि वहाँ के अवाम किसके साथ हैं। तो उसमें जब कोई इबाम नहीं है, और मैं ये कहूँगी कि कौमी सलामती की आप बात करते हैं तो लोग जान चुके हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत को लाने की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। सिलेक्टेड हुकूमत जब आती है तो तबाही क्या होती है, ये तब्दीली की तबाही से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। आपके डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, आपके इंजीनियर्स हड़ताल कर रहे हैं, आपके ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, आपका मीडिया हड़ताल कर रहा है, आपके पेंशनर्स हड़ताल कर रहे हैं, आपकी खवातीन लेडी वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं। इस तरह के हालात के अंदर, इस तरह के हालात में गिलगित बल्तिस्तान पे कोई सिलेक्टेड मुसल्लत करने की भी बहुत इम्प्लीकेशंस होंगी, इसलिए कि वो गिलगित बल्तिस्तान के को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर उसके असरात दूर तक जाएंगे, उसके असरात जो है वो कश्मीर तक भी जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान को अपना जो है वो ना बनाए एक्सपेरिमेंटल इदारा, उसको वहाँ पे टाइगर फोर्स को काबू में रखें। हमें पता है इनके वजीर जा रहे हैं, वो सौदाबाजी कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी इतने वोट दोगे तो इतने करोड़ लगाएंगे, कोई कहता है कि इतने के मैं वोट खरीदता हूँ। ये सौदाबाजी चल रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वो किसको सपोर्ट करते हैं वो नजर आ रहा है। आप पैसे दे दे के लोगों को जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसे दे दे के लोगों की जो है वो वोट नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने यहाँ पर किसी किस्म की सिलेक्शन इम्पोज करने की कोशिश की, किसी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, तो उसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक नहीं रहेंगी, पूरे पाकिस्तान तक भी जाएंगी, कश्मीर कोस्ट तक भी जाएंगी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि कोई आप एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं गैलप सर्वे की बात कर रही है कि उसमें उन्होंने पीटीआई को क्लीन। जी डॉक्टर साहब, आप उस पर कमेंट्स करें। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आप ये देखें कि 1 करोड़ नौकरियां भी ट्विटर पे थी, 1 करोड़ 50 लाख घर भी किसी जो है वो इंटरनेट के ऊपर थे। इनके तमाम बयानात भी जो है वो आपको ऐसे ही नजर आते हैं ना। देखिए, आपको अवाम की पल्स देखनी है। इनको तो इतना बड़ा वाकया जिसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिस ले ले, जिसके ऊपर अफसरान बरतरफ हो जाए, वो भी कॉमेडी नजर आता है। तो मैं इनके सर्वे को क्या बोलूं कि इनको सर्वे पे क्या नजर आ रहा है, मुझे तो ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है मैं तो वो देख रही हूँ। और मैं एक और बात बहुत अहम है डॉक्टर साहब, अगर मैं समझती हूँ कि बीइंग ए खातून ये कह देती कि मैं मुजम्मत करती हूँ गंडापुर की, तो मेरे दिल में इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। यानी वो शख्स है अली अमीन गंडापुर जो कि इसरारुल्लाह गंडापुर के कत्ल में मुलव्विस है। ये वो शख्स है जो कि जिसके पास से गैर कानूनी असला निकलता है। ये वो शख्स है जो शहद और शराब मिलाता रहता है। ये वो शख्स है जिसने डीआई खान में एक खातून को बरहना करके परेड करवाई। यानी एक ऐसे क्रिमिनल शख्स को, एक ऐसी पस ज़हनियत के शख्स को किस तरीके से कौमी असेंबली में और फिर वजीर भी बनाया। वजीर भी किसका? कश्मीर का। क्या हमारी बहनें जो मकबूजा कश्मीर है वहां बैठ के नहीं सोचती होंगी कि किस ज़हनियत का शख्स
इन्होंने कश्मीर का मिनिस्टर बनाया है और इसके पीछे क्या है? तो ये मुझे ये बताएं कि कौमी सलामती का जो असल मसला है वो क्या इमरान खान अहमद न्याजी से नहीं है, उनकी काबीना से नहीं है, उनकी सोच से नहीं है? और ये कहते हैं कि जी सिंध पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं कहती हूँ कार्रवाई तो उन्होंने तो दरखास्तें दी छुट्टी की, उनके ऑफिस प्रोसीजर्स के अंदर क्या छुट्टी की दरखास्त देना मना है? हाँ, मुझे ये बताएं कि वो शख्स जो पार्लियामेंट पे हमला करता है, वो शख्स जिसकी वीडियो आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान अहमद न्याजी की वीडियो और ऑडियो घूम रही है, उनकी ऑडियो घूम रही है, इसमें कह रहे हैं कि जी अल्ताफ हुसैन से हमारी बात हो गई है, ठीक है, वो लोग जिनके वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं हमले के, वो तो बरी हो जाते हैं। वहां पर तो खुद ही अपने लिए तो वो तो अदालत बरी करती है ना, वो तो अदालत ने बरी किया, उनका क्या कसूर है? मैं आता हूं, देखिए ना, पैरवी भी उनकी, पैरवी भी उनकी। मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाता हूं। डॉक्टर साहबा, एक सवाल मेरे पास है, लेकिन इन्होंने तो बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं जिसका जवाब आपको देना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सहर कामरान साहबा से पूछें कि जीत का मेयार क्या है। जहाँ पे क्या जीत का मेयार ये है कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी जीती, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद से ज़्यादा वोट लिए, तो वहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ, वहाँ किसी ने धांधली नहीं की। क्या सिंध के अंदर होने वाला इलेक्शन फेयर इलेक्शन था? तो वो इलेक्शन इनको कबूल है जहाँ इनकी हुकूमत बन जाए, और जहाँ इनकी हुकूमत नहीं बने वहाँ धांधली है। ये दोहरे मेयार, दोहरे रवैये जो है, इनको तर्क करके मेरा सिर्फ ये गुजारिश है इनसे और अपील है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है वो इस हकीकत से आगाह हैं कि जिनको उन्होंने वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मेहंदी हसन को वोट दिया था, मेहंदी शाह साहब को, और फिर अब नून को वोट दिया। उन दोनों हुकूमतों के जो मुतासरीन हैं, वो क्या उनका हक नहीं है कि वो किसी तीसरे ऑप्शन को आजमाएं? और क्या ये लिख दिया उनकी नसीब में, किस्मत में, कि यही दो जमातें जो हैं ये इन्हीं का हक है, ये इन्हीं के पास ये मैंडेट और इख्तियार है कि सिर्फ यही हुकूमत में हो सकती हैं? ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है और ये जाली हुकूमत, ये धांधली इलेक्शन, ये सारी चीज़ें अब अवाम जो है वो हकीकत जान चुके हैं और वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए, उनका दर्द इनको याद आ रहा है अपने इक़्तिदार के दर्द के साथ जोड़ के। दूसरी बात इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कही। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। इमरान खान का सिर्फ जुर्म इतना है कि वो इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहते हैं, वो इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो। उसकी ज़द में अगर ये 35 साल तक इक़्तिदारों में रहने वाले लोग आ जाते हैं तो इन्हें नागवार क्यों गुजर रहा है? कानून के मुताबिक हर शख्स जो है वो आए, अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का सामना करे। अगर वो बेगुनाह है तो अदालत उसको क्लियरेंस दे, अगर वो गुनाहगार है तो उसको सज़ा मिली है तो वो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के कौमी इदारों पे कीचड़ ना उछाले, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार ना बने। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की कीमत अदा की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हूँ या जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हूँ, उन्होंने इस मुल्क के अंदर आम आदमी के हकूक़ की बात की है। नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी का गठजोड़ भुट्टो के नजरिए की तौहीन है और भुट्टो का जो नजरिया था वो कभी भी मफादाती टोले के साथ जुड़ना मुमकिन ही नहीं था। भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर के खून से ये गद्दारी है कि नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करे और नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो। उस नवाज शरीफ के साथ जिसने इसी जमात को हराने के लिए IGI बनाई और जिसने हमेशा पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने के लिए ज़ियाउल हक के कंधे इस्तेमाल किए,
तो आज भुट्टो की रूह कब्र में तड़प रही है और बेनज़ीर का खून जो है वो पुकार पुकार के पूछ रहा है कि मेरी जमात जो है वो किस तरह नवाज शरीफ के पास गिरवी रख दी गई है और नवाज शरीफ अपने मफाद के लिए पीपल्स पार्टी के कंधे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये यकीन है डॉक्टर साहब कि जो पीपल्स पार्टी का जियाला है, जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो नवाज शरीफ के हाथों कभी भी पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल होने नहीं देगा। वो कभी भी पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के सामने गिरवी नहीं रखने देगा और वो नवाज शरीफ के हाथों इस तरह पार्टी को यरगमाल होता नहीं देख सकता। इमरान खान पे तनकीद करें, हुकूमत पे तनकीद करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन इस तनकीद के साथ कुछ तमीर का मशवरा भी दें। और ये भी बताएं कि ये तमाम बैड परफॉर्मेंस गुड गवर्नेंस के जो आपके सिंध में चर्चे हैं वो भी तो पाकिस्तान है ना, उसको ठीक करें। ठीक है, मैं मुझे उसमें अदारों का क्या हाल है, मैं क्या बदहाली, अब मैं किसी स्टेज पर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि इदारों को कौन तनाज़ा बना रहा है, ये किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह टाइम नहीं है। अब मुझे ब्रेक पे जाना है और फिर सहर कामरान साहिबा को टाइम देना है क्योंकि आपने बहुत बड़े सवाल उठा दिए। एक छोटे सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर सहर कामरान साहबा, सवाल तो कुछ और था लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने, क्योंकि पीडीएम की बागडोर तो बिलावल साहब ने रखी है जो हमारी इत्तला में, उन्होंने दावा भी किया है। लेकिन अभी डॉक्टर साहबा ने ये कहा है कि इन्होंने बिलावल ने ये मियाँ साहब के साथ जुड़कर गद्दारी की है और भुट्टो के नज़रिए की तौहीन की है। बहुत बहुत सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के नज़रिए को समझने के लिए नज़रियाती कारकुन होना बहुत ज़रूरी है। जब पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो ये समझता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका नज़रिया जो है वो सबको साथ लेके चलना था। मुत्तफ़िका आइन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रिकन्सिलेशन, ये है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने तो इंतकामी सियासत कभी की नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी आज इंतकामी सियासत पे यकीन रखती है। ये तो पीटीआई है जो कि जब इन्होंने अपने वजीरों को, मुशीरों को बरतरफ करना होता है तो उन पे भी इल्जामात लगा देते हैं, जब वापस लाना होता है तो एनआरओ दे देते हैं। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में ना कोई सियासी कैदी था, ना कोई सियासी इंतकाम था, ना किसी इदारे को नाजायज इस्तेमाल किया। मुझे पता है इनके चश्मे से इनको सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। कोशिश तो ये जरूर करते हैं, कभी NICVD पे छापा मार के कि जी सिंध का हेल्थ केयर सिस्टम क्यों अच्छा चल रहा है, कभी हमारा NFC अवार्ड रोक के कि जी सिंध को फंड्स ना मिले, कभी जो है वो सर्कुलर रेलवे का जो है वो मंसूबा CPAC से निकाल के, कभी जो है वो सिंध के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर फंड की रिलीज को डिले करके वो करते हैं। इनकी कोशिश यही है। कभी गवर्नर राज की बात करते हैं, कभी IG सिंध का हुआ हो जाता है। तो तमाम बातें बताती हैं इनकी ज़हनियत और इनकी सोच। पीपल्स पार्टी का नज़रियाती कारकुन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फ़लसफ़े के साथ खड़ा है, जिस फ़लसफ़े में इंतकाम नहीं है, जिस फ़लसफ़े में सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान की आवाम है। ये जो इंतकाम है ये उन लोगों के जहनों में है जिनके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है, जिनके नजरिए के अंदर ये है कि जब वो हुकूमत में आए तो अपने नजरियाती साथियों को धक्का दे दें, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर वो अपनी हुकूमत बनाए। और फिर उसके अंदर उनकी आपको नजर आता है, आज अब देख लें कि किस किस्म की, यानी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक दिन एक को हटा दिया, अगले दिन उसको ले आए, इसको हटाया, उसको ले आए। यही वजह है कि ये कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है। और अभी भी इनकी तवज्जो कारकर्दगी पे नहीं है, इनकी तवज्जो ये है कि स्पोक्स पर्सन का इजलास बुलाएं, स्पोक्स पर्सन की तादाद बढ़ाएं, वो कम हो जाए तो टाइगर फोर्स बनाएं और उनको ये टारगेट दें कि आप गाली गलोच कैसे करें। तो ये गाली गलोच की हुकूमत है। इस सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया है वो पाकिस्तान की इखलाकियात तबाह कर दी हैं। जो इनके ट्रोल्स ने कल्चर राइज किया है, आप कोई
एक आप कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करके देखें, ठीक। आपको वो जुबान सुनने को मिलती है कि हम समझ नहीं आता कि ये इनकी तरबियत कहीं हुई भी है या नहीं हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड है, कुछ बोलना है तो बोले। 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, डॉक्टर साहब आप बोलें। डॉक्टर साहब बात ये है कि सहर कामरान से आप सिर्फ मेरी बहन से ये पूछ लें कि वफाकी हुकूमत तो बहुत बैड परफॉर्म कर रही है और बहुत ज़्यादा गलतियां कर रही है, पॉलिसी कोई नहीं, डिलीवरी कोई नहीं। तो सिंध के अंदर कुछ जो अचीवमेंट्स हैं वो मेरी बहन बता दे कि वहाँ गुर्बत का इंडेक्स क्या है, वहाँ इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, वहाँ आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी जो पीपल्स पार्टी का तीसरा टेन्योर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, कराची के पीने के साफ पानी के मैं जो बता हालात दिया, हैं, मैंने बता दिया और सीवरेज कि वो जो 11